नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो राजस्थान जियोग्राफी पिछली क्लासेज में हमने राजस्थान की उत्पत्ति स्थितियों विस्तार कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है ना उनको स्टार्ट करेंगे। और आज हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश के अंतर्गत उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है ना उसको कंप्लीट करेंगे। इनके अंदर ही बालू का स्तूप वगैरह देखेंगे। तो इससे पहले आपको बता दूं कि जो राजस्थान का संरक्षित क्षेत्र है ना यानी कंजर्वेशन रिजर्व, वो अब तक कितने थे? 15 कंजर्वेशन रिजर्व थे। 15वां था शाहबाद के जंगल 12 में है, जो वो 2021 में घोषित हुए थे वन संरक्षित क्षेत्र। तो अब क्या है, वन जो कंजर्वेशन रिजर्व 16 हो गए हैं। 16वां कल घोषित किया जा चुका है। रणखारा संरक्षित क्षेत्र जालोर की चितलवाना तहसील के अंदर है। और इसकी जो 7,288 हेक्टेयर भूमि है उसको संरक्षित क्षेत्र अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, 7,288 हेक्टेयर भूमि को रणखारा संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत लिया गया है। ये जालोर के अंदर है, याद रख लीजिएगा। 16 संरक्षित क्षेत्र हो गए हैं अब कंजर्वेशन रिजर्व। तो अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश से सबसे पहले आपको बता दूं कि हमने राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ी थी। उसके अंदर देखा था कि इनके उत्पत्ति के अंतर्गत ये किस किस भाग के अंतर्गत आते हैं। मतलब आपको बताया था जी टी, याद रख लेना, टी जी। ठीक है, टी उसके बाद जी, उसके बाद फिर टी, उसके बाद जी। मतलब टी से तैथी सागर, जी से गोंडवाना लैंड। राजस्थान के अंदर आपको पूछ ले कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है, तो तैथी सागर का अवशेष है। उसके बाद अरावली का पूछ ले तो जी का मतलब गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश का पूछे तैथी सागर का, वापिस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का पूछे तो गोंडवाना लैंड का, यानी टी जी। और भारत के अंतर्गत पूछे, आपको बता दिया था कि एक एक छोड़ के करना है। एक एक छोड़ के मीन उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद अरावली को छोड़ के पूर्वी मैदानी प्रदेश, इन दोनों को साथ में याद रखना है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर मैदान आ गया, तो इनको साथ में आपको याद रखना है। उत्तरी विशाल मैदान है ना भारत का, उसके अवशेष हैं, उसके हिस्से हैं, उसके भाग हैं। तो उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश, और इनको याद रखना है एक एक छोड़ के। अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इनके अंदर पठार आ गया, तो ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं भारत के अंतर्गत। उसके बाद मैंने आपको पिछली क्लासेज में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र बताया था, वो मुंदी के अंदर बता दिया था गलती से, वो कोटा के अंदर है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा के अंदर है। तो अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है: उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो इनको सबसे पहले तो बेसिक सी जानकारी देख लेते हैं, थोड़ी सी क्षेत्रफल, जनसंख्या वगैरह। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, किस औद्योगिक प्रदेश मतलब किस भौगोलिक प्रदेश का है, तो ये है मरुस्थलीय प्रदेश है, जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसका है भारत राजस्थान के अंदर हिस्सा क्षेत्रफल। तो 61.11% राजस्थान के अंदर जो हिस्सा है दक्षिण उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का है। उसके बाद आता है, उसके बाद मैदानी भाग है ना उसका है 23%। और उसके बाद आता है अरावली का 9%, और हाड़ौती है उसका 6.89%। 23.9 तो इनका हो गया, और 61.11 और 6.89 हाड़ौती का हो गया। 61.11 उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का हो गया। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसके अंदर है, ये भी उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछ ले तो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जनघनत्व पूछे ना तो वो मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। मैदानों के अंदर है, 23% क्षेत्रफल है, और 39% जनसंख्या निवास करती है। इसके अंदर 61% क्षेत्रफल के अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो उसके बाद जनघनत्व तो हाड़ौती के अंदर आ जाता है। 6.89% क्षेत्रफल के अंदर 11% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और अरावली के अंदर 9% क्षेत्रफल है और 10% जनसंख्या। इनके अंतर्गत जिले आते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश है ना, दक्षिण उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उसके अंतर्गत जिले आते हैं 12 जिले आते हैं। ठीक है, तो 12 जिले आते हैं। इनका ऐसा तो है नहीं कि कंप्लीट 12 जिले मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आएंगे, तो उनका कुछ पार्ट अरावली के अंतर्गत भी आ जाता है। ठीक है, तो अरावली के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं। और उन मैदानों के अंतर्गत उत्तरी विशाल मैदान जो पूरी मैदानी प्रदेश है ना राजस्थान का भूगोलिक प्रदेश है, जो उसके अंतर्गत 10 जिले आते हैं। और हाड़ौती का पठार है उसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। उनके बाद इनके अंदर मृदा पाई जाती है, बलुई और रेतीली मिट्टी मरुस्थल के अंदर। और पर्वतीय, आपको पता है पर्वतीय मिट्टी पर्वतों के अंदर, पर्वतीय या वन्य मिट्टी अरावली के अंतर्गत। और दोमट और जलोढ़ मिट्टी है मैदानी क्षेत्र है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी तो पाई जाएगी। नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी निर्माण किया जाता है, तो वो मैदानों के अंतर्गत आती है। और काली और रेगुर मिट्टी है, ये हाड़ौती प्रदेश के अंतर्गत आती है, आपको पता है। और हाड़ौती प्रदेश के अंदर ही कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है सर्वाधिक। ठीक है, उसके बाद जलवायु इनके अंतर्गत, तो मरुस्थल आपको पता है शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु आती है इनके अंतर्गत। और अरावली आ जाता है ना इनके अंदर उपाद्र, और मैदानों के अंदर आर्द्र, और इसके बाद अति आर्द्र। उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो इनको उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश आपको पता है थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। और थार का मरुस्थल है ना, ये विश्व के अंतर्गत देखिए ना, तो विश्व के अंतर्गत तो ये थार का मरुस्थल है वो ग्रेट अफ्रीकन पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का अवशेष माना जाता है। ठीक है, उसके भाग है।
और इसका पूछ ले कि विश्व के अंदर कौन सा स्थान है, मतलब कि कितने नंबर पे आता है मरुस्थलों के अंदर, बड़े और छोटे के अंदर। तो गर्म मरुस्थलों के अंदर तो ये आता है 9वें स्थान पर, ठीक है। और वैसे पूरे ठंडे और गर्म मरुस्थल, मरुस्थल आपको पता है मरुस्थल होते हैं जहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती। ऐसा नहीं है कि गर्म मरुस्थल है वहाँ पर वही मरुस्थल होता है, ठंडे भी मरुस्थल होते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल है, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, वनस्पति नहीं होती, ठीक है। तो 9वें स्थान पर आता है गर्म मरुस्थल के अंदर। और सबसे ज़्यादा सीधा पूछ ले कि कितने स्थान पर आता है, तो वो 17वें स्थान पर है, गर्म और ठंडे दोनों के अंदर तो 17वें स्थान पर आता है। वैसे गर्म मरुस्थल के अंदर 9वें थार का मरुस्थल और ग्रेट अफ्रीकन पेलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग माना जाता है इसको। और इनका निर्माण है मरुस्थल का तो टर्सरी और प्लीस्टोसीन काल के अंदर हुआ है। और इसका विस्तार है, जो लंबाई तो इसकी 640 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी औसत चौड़ाई जो है वो है 300 किलोमीटर। और ऊंचाई है जो 200 से 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, हाइट, ठीक है। उसके बाद इसकी ढाल पूछे ना, ढाल तो आपको पता है राजस्थान के अंदर लूनी नदी बहती है। तो नदी होगी वो उत्तर जिसका भाग जहाँ से ऊंचा होगा वहीं से नीचे नीचा भाग होगा उसकी तरफ बहेगी। तो लूनी नदी यहाँ से इधर बहती है, मतलब यहाँ ऊंचा भाग है, तो यहाँ से इसका विस्तार इधर हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, विस्तार राजस्थान का। इसका ढाल ढाल तो ठीक है। और ढाल यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इधर, ठीक है, क्योंकि नदी ऊपर से नीचे बह रही है ना, इधर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम बह रही है, ठीक है। ये ढाल हो गया। और मरुस्थल का अध्ययन करने से को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको पहले ही बता दिया कि एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है ना, यहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है ना, इसको शुष्क माना जाता है। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए, मतलब। तो वो आपको पहले ही बता दिया कि इसको राठी प्रदेश भी कहा जाता है। 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होगी ना, उसको राठी क्षेत्र भी कहा जाता है। और उसके बाद अर्ध शुष्क, उसको बांगड़ प्रदेश कहा जाता है, 25 से 50 सेंटीमीटर। बांगड़ प्रदेश आपको पता है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है नदियों के द्वारा बही गई, वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदान को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है, 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के अंतर्गत। उसके बाद जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ना, यह मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। यह जो रेखा है ना, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये उत्तरी शुष्क रेतीला मैदान और अर्ध शुष्क रेतीला मैदान को अलग अलग करती है, मतलब मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। उसके बाद है शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को बता दिया कि राष्ट्रीय प्रदेश भी कहा जाता है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा पाई जाती है, मतलब कम वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से। और इसके अध्ययन को पुनः इनको अध्ययन करने पर 2 भागों में बांटा गया है, एक तो बालू का स्तूप मुक्त और एक बालू का स्तूप युक्त। जहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं उसको बालू का स्तूप युक्त कहा जाता है, और बालू का स्तूप नहीं पाए जाते ज़्यादा तो उनको बालू का स्तूप मुक्त कहा जाता है। तो शुष्क मरुस्थल जो पश्चिमी उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है ना, उसका भी पश्चिमी पार्ट है ना, उसको शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत आता है। और उसके अंतर्गत ही बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है ना, वो तो है 41.5% मुक्त हो गया, ठीक है। बालू का स्तूप बहुत कम है। और इन्हीं के अंदर हमादा पाया जाता है, क्योंकि हमादा आपको पता है उसको कहा जाता है चट्टानी मरुस्थल। हमादा चट्टानी मरुस्थल है, वहाँ पर मिट्टी नहीं पाई ज़्यादा, वहाँ पर चट्टानें पाई जाती है, इसलिए वो चट्टानी मरुस्थल है, वो उसी को हमादा कहा जाता है। वो आगे बताऊंगा मैं कंप्लीट। तो वो है 41.5% पर है, ज़्यादा मिट्टी नहीं है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश राजस्थान जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसका कितना प्रतिशत है, तो बालू का स्तूप मुक्त तो है 41.5, और बालू का स्तूप युक्त है ना, वो बचा हुआ 58.5% बालू का स्तूप युक्त है, मतलब जहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं 58.5%। उसके बाद है बालू का स्तूप मुक्त, ये बता दिया मैंने आपको। यहाँ पर पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, बालू का स्तूप मुक्त स्तूपों का निर्माण नहीं होता यहाँ पर। और पथरीले मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। इसका विस्तार कुछ है हमादा का, तो सर्वाधिक तो जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर के अंतर्गत है, और जैसलमेर के अंदर रामगढ़ लोदरवा और पोखरण ये ज़्यादा इससे प्रभावित है हमादा से। तो चट्टानी मरुस्थल यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और बालू का स्तूप युक्त बता दिया 58.5% है। और यहाँ पर पवनों के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण जमाव किया जाता है, और निर्मित संरचना को बालू का स्तूप युक्त किया जाता है। बता दिया कि हवा के द्वारा मिट्टी आ जाएगी, ठीक है, वो बालू का स्तूप हो जाएगा। और सर्वाधिक बालू का स्तूप पूछे वो जैसलमेर के अंदर है। और ऐसा पूछ ले कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप वो जो भी परखान पैराबोलिक और अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, वो सभी प्रकार के बालू का स्तूप किस जिले के अंदर पाए जाते हैं, तो वो जोधपुर के अंदर पाए जाते हैं। जोधपुर जिले के अंदर सभी प्रकार के बालू का स्तूप, और सर्वाधिक बालू का स्तूप पूछे वो जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद बालू का स्तूपक प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है बालू का स्तूपक प्रकार से, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा विस्तार किस बालू का स्तूप है, सबसे ज़्यादा मरुस्थलीयकरण के लिए जिम्मेदार कौन सा बालू का स्तूप है, ठीक है। हेयर पिन के समान कौन सा बालू का स्तूप है, तो ये याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बरखान, बरखान को अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहा जाता है, ठीक है। इनके द्वारा पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार के रूप में होता है। ये देख लीजिए, सबसे पहले बताओ, यहाँ पर पवनों की दिशा है ना इस ओर है, ठीक है। और पवनों की दिशा है ना उस ओर पार्ट है ना, इसका उत्तल पार्ट होता है। और उत्तल मतलब होता है उभरा हुआ, ठीक है। अवतल होता है ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ। और ऐसे अवतल, और यहाँ पर स्लोप नीचे ढाल ज़्यादा होगी, ठीक है।
ढाल ज़्यादा होगी अवतल भाग की तरफ, यहाँ से हवा आएगी तो यहाँ पर मिट्टी चलती जाएगी और इधर एकदम से नीचे मिट्टी कम होगी, अवतल ढाल होगा, ठीक है, स्लिप फेस। और ये हो गए जो बरखान यानी अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। चंद्रमा के समान, अर्धचंद्र होता है ना, उसके समान इसकी आकृति हो जाती है। और आगे बताऊंगा इसके विपरीत बालू का स्तूप बनते हैं ना, उसको परवलय या पैराबोलिक बालू का स्तूप है ना, इसके विपरीत बनते हैं, ठीक है, वो बताऊंगा आगे पढ़ेंगे। तो बरखान जिस ओर से पवन आती है उस दिशा में अवतल डाल, और आगे की दिशा होती है उसे अवतल डाल होती है। और बरखान की चौड़ाई है ना, उस चौड़ाई पूछा जाता है तो वो 100 से 200 मीटर की चौड़ाई होती है, और ऊंचाई है वो 10 से 20 मीटर की होती है, 10 से 20 मीटर इसकी हाइट होती है ज़्यादा। तो ये बालू का स्तूप सर्वाधिक तो कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र है। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत पूछे किस जिले के अंदर पाए जाते हैं, तो वो चूरू जिले के अंदर पाए जाते हैं। और ये बालू का स्तूप है ना सर्वाधिक गतिशील होते हैं। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन से हैं, तो बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। और आपसे पूछे कि मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन सा है, तो आपके ग्राम सेवक के अंदर टॉपिक है मरुस्थलीकरण है, सूखा काल वाला। तो आपसे पूछ ले मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन सा बालू का स्तूप है, तो बरखान है, ठीक है, इससे मरुस्थलीकरण सर्वाधिक होता है। तो ये चूरू के अंदर पाए जाते हैं, आपको पता है। यहाँ से इसका विस्तार है ना हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ हो रहा है, इसलिए मरुस्थलीकरण के सर्वाधिक उत्तरदायी है। और उसके बाद है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समकोण के रूप में होता है ना, वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होता है। कैसे, तो ये देख लीजिए, यहाँ पवन चलेगी तो और इधर से पवन चलेगी और इसी के समकोण पर सामने बालू का स्तूप बन जाएंगे। वो दीवार के समान, मतलब सामने हवा के समान, सामने दीवार के समान बालू का स्तूप बन जाते हैं। इनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। और ये सर्वाधिक है ना बाड़मेर जोधपुर के अंदर पाए जाते हैं। बाड़मेर जोधपुर के अंदर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक। उसके बाद आता है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य है ना पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। तो अनुदैर्ध्य रेखीय बालू का स्तूप, ऐसे पवन चलेगी उसी प्रकार से बालू का स्तूप बनते जाएंगे, ठीक है। तो पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर होता है, तो ये निर्मित बालू का स्तूप अनुदैर्ध्य होते हैं, या रेखीय बालू का स्तूप रेखा के समान ऐसे बनते जाते हैं हवा के साथ ही, ठीक है। तो ये बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर के अंदर। अनुप्रस्थ पूछे तो जोधपुर बाड़मेर के अंदर बताया था आपको, और बरखान पूछे वो जैसलमेर के अंदर बताया था सर्वाधिक। तो उसके बाद बाड़मेर जोधपुर के अंदर भी पाया जाता है, और उनका जो विस्तार है वो बरखान का चूरू के अंदर है, शेखावाटी के अंदर सर्वाधिक, सॉरी चूरू के अंदर है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक अनुदैर्ध्य है ना, ये तो जैसलमेर के अंदर पाए जाते हैं पवन की दिशा के समानांतर। उसके बाद तारानुमा, ये बालू का स्तूप पूछा जाता है। तारानुमा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तारानुमा में ये 3 या 3 से अधिक इसकी जो होगी, इसकी जो शाखाएं निकली होगी अलग अलग तरफ से। इसका मतलब है, मतलब पवन की दिशा चेंज होती रहती है, पवनों की दिशा बार बार चेंज होती रहेगी, तो बालू का स्तूप अलग अलग ऊबड़ खाबड़ मतलब ऐसे तारों के समान बन जाएंगे। तारों के समान बन जाएंगे तो इन बालू का स्तूपों को तारानुमा बालू का स्तूप कहते हैं। ये देख लीजिए तारों के समान है, यहाँ से निकल गई है कि चौंसी, मतलब यहाँ से भी इस तरह बालू का स्तूप बन गया, यहाँ से बन गया और इधर से भी बन गया। इस प्रकार के तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप जो गंगानगर जिला है ना, वहाँ पर सूरतगढ़ के अंदर पाए जाते हैं, सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर पाए जाते हैं। यह रेतीले मरुस्थल के अंदर पाए जाते हैं, और जिनका निर्माण अनियमित हवाओं के अंदर, बता दिया मैंने, पवनों की दिशा बार बार चेंज होती रहती है, वहाँ पर कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो तारानुमा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब बात बता रहा हूँ, वो एक एक फैक्ट याद रखना, बस नॉर्मल से ध्यान रखना बात। तो इन बालू का स्तूप में न्यूनतम 3 अधिक भुजाएं होते हैं, 3 या अधिक भुजाएं। आपको बता दिया अगर 3 या अधिक भुजाएं वाले बालू का स्तूप होते हैं तो ये तारानुमा बालू का स्तूप तारों के समान हो जाएंगे। और सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर के बता दिया आपको। और उसके बाद आता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये इंपॉर्टेंट है, पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये बरखान के विपरीत बनने वाले बालू का स्तूप पूछा जाता है कि बरखान के विपरीत बनने वाले बालू का स्तूप कौन से, तो पैराबोलिक या परवलिक बालू का स्तूप है ना, वो बरखान के विपरीत बनते हैं। मतलब आपको बताया था बरखान है वो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहता है। ऐसे देख लीजिए, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, ऐसे बरखान बन गया, इस ओर से पवन आ रही है तो ये बरखान बन गए। और उसके बाद इसके सामने बालू का स्तूप बनते हैं ना, उनको पैराबोलिक, बरखान के समान ही बनते हैं लेकिन ये पवनों के सामने बनते हैं। और इनकी आकृति है ना ऐसे हेयर पिन के समान बन जाती है, हेयर पिन के समान आकृति बन जाती है और पैराबोलिक है। इसके फैक्ट याद रखना कि एक तो हेयर पिन के समान आकृति किसकी है, तो पैराबोलिक बालू का स्तूप। और पूछे बरखान के विपरीत बनने वाले बालू का स्तूप, तो पैराबोलिक या परवलिक बालू का स्तूप। और पवनों की दिशा के, जो पवनों की दिशा है ना उसके सामने बनते हैं। इसका पवनों की दिशा के सामने वाला डाल अवतल डाल होता है, और पवनों की दिशा के विपरीत वाला डाल है ना वो होता है उत्तल डाल। बरखान के विपरीत बनती है, ठीक है। बरखान के उल्टा होता है, पवनों की दिशा जिस ओर से आती है वो तो उत्तल डाल होता है, और पवनों की दिशा के विपरीत जो वृष्टि क्षेत्र होता है उसको जो भाग होता है ना वो अवतल होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, बरखान के विपरीत या महिलाओं के बालों की हेयर पिन के समान बनने वाले बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप सभी जिलों के अंदर पाए जाते हैं। जो आपसे पूछा था कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप किस जिले के अंदर पाए जाते हैं, तो वो जोधपुर के अंदर।
और सभी जो ये कौन सा बालू का स्तूप है जो राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर सभी जिलों में पाया जाता है, तो वो है पेराबोलिक या परवैलिक बालू का स्तूप। और यह इस कारण यह राजस्थान के सर्वाधिक बालू का स्तूप कौन से बालू का स्तूप है, तो पेराबोलिक बालू का स्तूप है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाई जाने वाला बालू का स्तूप, सर्वाधिक विस्तार पूछे तो वो बरखान का है, और सर्वाधिक जो पाई जाती हैं जिलों जिलों के अंदर तो वो है पेराबोलिक, और सभी प्रकार के सभी मरुस्थल क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है सीफ। सीफ नॉर्मल सा इफेक्ट, तो बरखान के निर्माण के दौरान जब पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है ना, तो बरखान की एक भुजा, ऐसे देख लीजिए ये ऐसे बन रहा था, मान लो ये तो बन गया वो बरखान, तो इसकी पवनों की दिशा चेंज होती है तो एक तरफ से जो भुजा है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इन्हीं को सीफ कहा जाता है, इस संरचना को सीफ कहा जाता है। ये बन गई, मान लीजिए पहले तो ऐसा था हैं, बाद में ये इस ओर से बढ़ गया ये पवनों की दिशा के चेंज होने के कारण, तो ये इनको सीफ कहा जाता है तो बरखान ही, लेकिन बरखान की एक भुजा बढ़ जाती है तो वो सीफ हो जाते हैं। बरखान है वो अनुप्रस्थ होते हैं और सीफ जो है वो अनुदैर्ध्य हो जाते हैं, क्योंकि पवनों की दिशा के समानांतर बनते जाते हैं बाद में आगे ये भुजा। उसके बाद है सबर काफी। सबर काफी क्या होता है, तो ये जो झाड़ियाँ होती हैं ना मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर, झाड़ियों के पास में छोटे छोटे बालू का स्तूप बन जाते हैं, तो उनको सबर काफी बालू का स्तूप कहा जाता है। छोटी झाड़ियों वनस्पति के पास बनने वाले बालू का स्तूप सबर काफी कहलाते हैं। झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप या झाड़ियों के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप नेब खा कहलाते हैं। ठीक है, झाड़ियों के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं, तो नेब खा, और झाड़ियों के पास में बनने वाले बालू का स्तूप सबर काफी कहलाते हैं, छोटी वनस्पतियों। उसके बाद आते हैं, आपको बता दिया कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ना वो मरुस्थलीय क्षेत्रों के दो भागों में बांटती है, और राजस्थान को दो भागों में कौन सी समवर्षा रेखा बांटती है, वो 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और मरुस्थलीय क्षेत्र और अरावली के बीच में कौन सी सीमा बनाती है, वो भी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद शुष्क देख लिया हमने, अब देखते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश, तो यानी पुरानी जोड़ से निर्मित मैदान होता है वो क्षेत्र होता है मरुस्थलीय क्षेत्र, वो बांगड़ है, तो अर्ध शुष्क हो जाएगा ये। शुष्क मरुस्थल व अरावली के मध्य का भौगोलिक प्रदेश है ना, यानी 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच में, तो वो भौगोलिक प्रदेश अर्ध शुष्क मरुस्थल है। अर्ध शुष्क मरुस्थल को पुनः 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, यहाँ पर ही लूनी नदी बहती है तो लूनी बेसिन, और नागौर की उच्च भूमि है, और इस मरुस्थल के अंदर जो सर्वाधिक ऊंचाई वाली भूमि है ना वो नागौर उच्च भूमि के अंतर्गत आती है। यहाँ पर हाइट ज़्यादा है मरुस्थल की, तो ये नागौर उच्च भूमि आ जाएगा। उसके बाद शेखावाटी का जो अंतःप्रवाही क्षेत्र होता है और वो आ जाएगा। उसके बाद घग्गर बेसिन, लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी अंतःप्रवाह वो क्षेत्र और घग्गर बेसिन, ये आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल के अंतर्गत। ठीक है, और सबसे पहले देखते हैं लूनी बेसिन। इस क्षेत्र को गोडवार बेसिन कहा जाता है। ठीक है, लूनी बेसिन है, इसको गोडवार बेसिन में कहा जाता है, जिसका विस्तार जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और पाली, इन जिलों के अंदर है। जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, पाली, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो नागौर आ जाएगा, नागौर उच्च भूमि आ जाएगा, उससे ऊपर शेखावाटी, और उससे उधर जाएंगे गंगानगर, हनुमानगढ़ की तरफ, वो घग्गर का मैदान आ जाएगा। ठीक है, घग्गर बेसिन। तो इस क्षेत्र में लवणीय पादप पाए जाते हैं। लूणी नमकीन ज़्यादा खारी झीलें भी पाई जाती है यहाँ पर बाड़मेर के अंतर्गत वो। ठीक है, पंचपदरार, और यहाँ पर ही लवणीय पादप पाई जाती हैं मुख्यतः बाड़मेर के अंदर। आपको बता दिया बाड़मेर के अंदर पंचपदरार। नेहड़ दलदली क्षेत्र जालोर में इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा जाता है कि नेहड़ कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादा तो जालोर के अंदर पाए जाते हैं। नेहड़ जो दलदली क्षेत्र होता है ना जालोर के अंदर, उसी को नेहड़ कहा जाता है, तो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लूनी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। और काला बुरा डूंगर पूछा जाता है, काला बुरा डूंगर क्या है, तो इस बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियाँ हैं ना, उनको काला बुरा डूंगर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है, काला बुरा डूंगर की पहाड़ियाँ किस जिले के अंतर्गत आती है, तो पाली के अंतर्गत आती है, और लूनी बेसिन के पश्चिमी हिस्से में। ठीक है, पूर्व में लूनी बेसिन के पूर्व में। तो उसके बाद आता है नागौर उच्च भूमि। इस क्षेत्र में लवणीय जिले पाई जाती हैं। नागौर के अंदर भी है डीडवाना, नागौर, और वो लवणीय जिले पाई जाती हैं, सर्वाधिक पाई जाती हैं। और यहाँ पर ही कुबड़पट्टी, बांकापट्टी, यहाँ पर नमकीन जो क्षेत्र है ना, इस कारण यहाँ पर कुबड़पट्टी, बांकापट्टी क्या है, तो नागौर व अजमेर के मध्य स्थित अधिक फ्लोराइड वाले क्षेत्र है ना, उसको कुबड़पट्टी या बांकापट्टी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण यहाँ जो फ्लोराइड के कारण ना इस क्षेत्र में लोगों को फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो उस कारण इसको वो उनके शरीर से कुबड़, मान लो कुबड़ सा निकल जाता है बांके से, तो वो कुबड़पट्टी, बांकापट्टी इस क्षेत्र को कहा जाता है, नागौर उच्च भूमि वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आती है। क्यों कहा जाती है, तो बता दिया कि फ्लोराइड पाने के कारण यहाँ पर ज़मीन के अंदर ज़्यादा, नदियों पानी के अंदर फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है उससे। उसके बाद आते हैं शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी इस क्षेत्र का जो विस्तार है ना वो झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये शेखावाटी क्षेत्र हैं तीनों, तो शेखावाटी जिले हैं, तो इनके अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर जोड़ पाए जाते हैं। जोड़ क्या है, तो शेखावाटी में पाए जाने वाले पानी के कच्चे कुएं हैं ना, उनको जोड़ कहा जाता है। उसके बाद आता है सर क्या है, तो शेखावाटी में पाए जाने वाले तालाब है, उनको सर कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं लूण, करण, सर, तो सर का मतलब होता है तालाब। ठीक है,
तालाब पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा शेखावाटी के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद आता है बीड़। बीड़ बीड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो बीड़ ज़्यादा तो जिला पूछे तो झुंझुनू के अंदर है, ठीक है, झुंझुनू जिले के अंतर्गत आते हैं। शेखावाटी में चारागाह भूमियाँ होती हैं ना, उनको बीड़ कहा जाता है, ठीक है। जो हर्द होते हैं पानी वाले जो कच्चे कुएं हैं शेखावाटी क्षेत्र में, सर होते हैं तालाब शेखावाटी क्षेत्र में, और बीड़ है वो शेखावाटी की चारागाह भूमि है ना, उनको बीड़ कहते हैं, और मुख्यतः ये झुंझुनू जिले के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद तोरावटी। तोरावटी क्या है, तो ये कांतली नदी का जो उपवा क्षेत्र है ना, उसको तोरावटी कहा जाता है। इसके अंदर आपको बताएं कि चूरू और बीकानेर 2 जिले हैं जिनके अंदर नदी नहीं बहती, तो चूरू को निकाल देना शेखावाटी से, वो तोरावटी हो जाएगा। सीकर और झुंझुनू है ना, इनको तोरावटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तोरावटी कांतली नदी का उपवा क्षेत्र है, उसको तोरावटी कहा जाता है। उसके बाद घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन आपको बताया गंगानगर हनुमानगढ़ है ना, उन जिलों के अंतर्गत आता है कि घग्गर नदी यहाँ पर ही विस्तार है। उसके बाद काठी और बगी क्या जगह किसे कहा जाता है, तो काठी बगी इस बेसिन में पाई जाने वाली जो चिकनी और उपजाऊ मिट्टी है ना, जिसका विस्तार गंगानगर हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, उस जो क्षेत्र है ना, उस मिट्टी को काठी और बगी कहा जाता है, ठीक है। चिकनी और उपजाऊ मिट्टी है ना, काठी और बगी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो खड़ीन और पलाया, और ये छोटे नॉर्मल टॉपिक्स हैं, आपको पीछे भी बताया था, ठीक है, स्थितियाँ विस्तार उसके बाद वाली क्लास में। तो खड़ीन और पलाया जिले हैं, वो मरुस्थल के अंदर पाई जाने वाली अस्थायी जिलों को खड़ीन कहा जाता है, ठीक है, अस्थायी, और जिसमें पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन कृषि भी की शुरुआत की गई थी। जैसलमेर के अंदर से इसका विस्तार है। तो जैसलमेर के अंदर खड़ीन कृषि किन के द्वारा की जाती थी, तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती थी, और इन जिलों में मुख्यतः रबी की फसलें बोई जाती है, ठीक है। अस्थायी जिले हैं मरुस्थल के अंतर्गत, उनको खड़ीन कहा जाता है। खड़ीन या पलाया जिले। मरुस्थलों के बीच में ना 2 मरुस्थल हो गए, उनके बीच में नीचे जो भूमि है ना, वहाँ पर जो नॉर्मल सी बारिश के पानी के कारण नॉर्मल अस्थायी झील बन जाती है, जो वो सूख जाएगी, बारिश का पानी बारिश नहीं होगी तो वो सूख भी जाएगी, अस्थायी हो जाएगी, वो मतलब स्थायी नहीं है। तो अस्थायी जिले हैं वो खड़ीन या पलाया हैं। ये झील मुख्यतः जैसलमेर के उत्तरी भाग में पाई जाती है, बता दिया जैसलमेर के अंतर्गत आती है खड़ीन या पलाया, जैसलमेर के उत्तरी भाग के अंदर। उसके बाद रन या टाट। रन या टाट क्या है, मरुस्थल के में पाई जाने वाली लवणीय दलदली अनुपजाऊ भूमि है ना, उसको रन या टाट कहा जाता है। अनुपजाऊ भूमि, ये याद रख लीजिएगा, अनुपजाऊ भूमि है वो रन या टाट कहलाती है मरुस्थल के अंतर्गत। उसके बाद रन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक जैसलमेर व बाड़मेर जिलों के अंतर्गत पाए जाते हैं, जैसलमेर बाड़मेर जिलों के अंतर्गत। उसके बाद पूछे फलोदी, और पूछा जाता है कि फलोदी और बाप रन कहाँ है, तो ये जोधपुर के अंतर्गत आते हैं फलोदी और बाप, ठीक है। उसके बाद भाकरी और पोकरण रन या टाट कहाँ पर है, तो जैसलमेर के अंतर्गत है। वो थोब रन पूछा जाता है, थोब इंपॉर्टेंट है, थोब रन है ना, वो बाड़मेर के अंतर्गत आता है। और ताल छापर और पनिहारी रन, ठीक है, शेखावाटी के अंतर्गत, चूरू के अंदर आते हैं ताल छापर और पनिहारी रन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद जल पट्टी या लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है, तो जो जैसलमेर के अंतर्गत पोखरण और मोहनगढ़ का क्षेत्र है ना, इनके बीच में 60 किलोमीटर की जो पट्टी पाई जाती है। वहाँ पर पुराने समय जो नदियाँ बहती थी उसके द्वारा नीचे सूखने के कारण वो नदियों का पानी नीचे चला गया है, ठीक है। वहाँ पर मीठा जल पाया जाता है, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में मीठे जल की जो पट्टी सी पाई जाती है, वो लाठी सीरीज कहा जाता है उससे। तो यहाँ पर जो सेवन घास के मैदान भी पाए जाते हैं, उनने ऐसा कहा जाता है इससे, जैसे मैं के पोखरण और जो मोहनगढ़ के बीच में सेवन घास के मैदान की जो पट्टी है उसको क्या कहा जाता है, तो जल पट्टी तो जल के कारण कहा जाता है, ठीक है। पोखरण और जैसे मोहनगढ़ के बीच में वाटर बेल्ट पाई जाती है, उसके कारण जल पट्टी। और लाठी सीरीज वहाँ पर जो सेवन घास के मैदान है ना, उनके कारण लाठी सीरीज भी कहा जाता है। और यहीं पर जो मीठे पानी का जो सर्वाधिक जो मछली प्रदेश का सर्वाधिक मीठे पानी कहाँ पाया जाता है, चांदन नलकूप। चांदन गांव है जैसलमेर के अंतर्गत है, वहाँ पर नलकूप है ना, उसको चांदन नलकूप के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से जो जल है ना मीठा पाया जाता है, तो यहाँ से दूर दूर तक चांदन नलकूप से जल ले जाया जाता है, ठीक है। तो चांदन नलकूप इसी लाठी सीरीज के अंतर्गत आता है। सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष। सरस्वती नदी जो घग्गर नदी का पुराना नाम है, सरस्वती नदी कहा जाता है। तो उसके जो पानी है ना, जलपट्टी लाठी सीरीज कहा जाता है अवशेषीय जल, जो मुख्यतः जैसलमेर के पोखरण व मोहनगढ़ के मध्य है। वो जलपट्टी पर चांदन गांव में नलकूप सर्वाधिक है, जिन्हें थार का गढ़ा भी कहा जाता है, ठीक है, बता दिया। थार का गढ़ा किन्हें कहा जाता है, चांदन नलकूप जैसलमेर के। और जलपट्टी पर पाई जाने वाली सेवन घास की को गोडाउनों की शरणास्थली कहा जाता है, ठीक है, गोडाउन की शरणास्थली। और राजस्थान में सरस्वती नदी का दूसरा भूगर्भिक जलीय अवशेष पूछा जाता है, तो ये बायतू बाड़मेर के अंतर्गत आता है, बायतू बाड़मेर और सांचौर जालोर के बीच में, ठीक है। दूसरी जलपट्टी पूछ ले इसकी नदी की, तो बायतू बाड़मेर और सांचौर जालोर के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद आकलवुड फॉसिल पार्क पूछा जाता है, किस जिले के अंतर्गत है आकलवुड फॉसिल पार्क या जीवाश्म उद्यान, ये जैसलमेर के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थिति जैसलमेर के अंदर है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में। राष्ट्रीय मरु उद्यान का विस्तार आपको पता है जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों के अंतर्गत आता है। और इनमें लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष जो वर्तमान में पाषाण रूप में प्राप्त हुए हैं, अब तो पत्थर के रूप में प्राप्त हुए हैं, लेकिन लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष हैं।
अक्लूड फॉसिल पार्क जो जैसलमेर के अंदर आता है, जिनका निर्माण, इसका निर्माण पूछा जाता है, नॉर्मल सा है, आपको याद रखना है कि जुरासिक काल में इनका निर्माण हुआ था। जो अक्लूड फॉसिल पार्क है ना, इसका निर्माण कब हुआ था? जुरासिक काल में, ठीक है। उसके बाद है ये नॉर्मल से ये लकड़ी के जीवाश्म है ऊपर दिए गए हैं, ये पत्थर रूप में प्राप्त हुए हैं, इनको अध्ययन किया है तो ये लकड़ी के जीवाश्म के रूप में पता चला है। उसके बाद बाप बोल्डर के लिए क्या है? तो बाप बोल्डर के लिए है ना, हिमानी के द्वारा जमा किए गए कंकड़ पत्थर और अवसादों को बाप बोल्डर के लिए कहा जाता है। और इनका विस्तार कहाँ पर है? तो बाप जो जोधपुर के अंदर बताया था बाप रन है, वो जोधपुर के अंतर्गत इसका विस्तार है बाप बोल्डर क्ले का। क्ले मीन मिट्टी होती है, ठीक है। तो वो कंकड़ पत्थर वाली अवसाद वाली मिट्टी है ना, उन्हें ही बाप बोल्डर क्ले कहा जाता है, जोधपुर के अंतर्गत है। और इनका निर्माण है परमो कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। उसके बाद नखलिस्तान या मरु उद्यान, ये क्या है? नखलिस्तान या मरु उद्यान मरुस्थल के अंदर वह क्षेत्र जहाँ पर जल बेसिन पाए जाते हैं और उनके चारों ओर जो हरियाली वाला क्षेत्र होता है ना, उसको नखलिस्तान या मरु उद्यान कहा जाता है। नखलिस्तान पूछेगा आपसे तो वो जैसलमेर के अंदर जो जल बेसिन पाए जाते हैं, मान लो उनके चारों ओर के हरियाली वाला क्षेत्र होगा ना, उसको नखलिस्तान कहा जाता है, ठीक है। और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो हरियाली वाला क्षेत्र है, चारागाह भूमियों का क्षेत्र है, उसे बीड़ कहा जाता है। नखलिस्तान देख लीजिए, ये यहाँ पर जल है, झील मान लीजिए, उसके चारों ओर का जो हरियाली वाला क्षेत्र है ना, इसको नखलिस्तान कहा जाता है। उसके बाद दोहरे और दरियन, दोहरे पश्चिम मरुस्थल में लहरदार बालू का स्तूप है ना, उनको दोहरे कहा जाता है, ठीक है, लहरदार बालू का स्तूपों को। उसके बाद दरियन पश्चिमी राजस्थान में गतिशील और स्थानांतरित बालू का स्तूप है ना, उनको दरियन कहा जाता है। और जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, वो उनकी सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार या बरखानी है। और दोहरे व दरियन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसलमेर के अंतर्गत। उसके बाद पीवना पूछा जाता है कि पीवना जैसलमेर के अंदर पीवना क्या है? तो पीवना है जैसलमेर के अंतर्गत पाई जाने वाली एक सांप की प्रजाति है, पीवना कहा जाता है उसे, पीवना सांप कहा जाता है। और इसका रंग पीला होता है, ठीक है, नॉर्मल से सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर है पीवना सांप। तो मरुस्थल का मार्च क्या होता है? तो मरुस्थल का मार्च होता है ना, मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना, मरुस्थल का विस्तार, ठीक है, मरुस्थल का मरुस्थलीकरण कह दो से, मरुस्थल का मार्च कहा जाता है इसे। मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना या मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च कहलाता है, ठीक है। जो राजस्थान से हरियाणा की ओर विस्तार हो रहा है, हरियाणा पूछ लो या उत्तर प्रदेश की तरफ भी हो रहा है, थोड़ा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, उत्तर प्रदेश है ना, उसको उस ओर, ठीक है। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर विस्तार हो रहा है इसका। और आपको पता है सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप बरखान है, जो चूरू के अंदर पाए जाते हैं। तो चूरू से हरियाणा कितनी दूर है? वहाँ पर हरियाणा की तरफ इसका विस्तार हो रहा है, ठीक है। और इसकी दिशा पूछे तो दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व है। और राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र का उसका ढाल पूछे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है। लेकिन इनका मरुस्थल का मार्च है, इनकी दिशा पूछे ना, मरुस्थलीकरण की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व मीन हरियाणा की तरफ, ठीक है, हरियाणा याद रखोगे तो अपने आप कर दोगे आप। उसके बाद मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूप, आपको पीछे बता दिया था, बरखान बालू का स्तूप। ये मरुस्थलीकरण का मार्च, यहाँ पर हरियाणा और उधर यूपी आ जाएगा, ठीक है, इनकी तरफ इनका विस्तार हो रहा है। उसके बाद बालसन क्या है? तो मरुस्थल में पर्वतों के मध्य पाए जाने वाले जलबेसिना या झीलों को बालसन कहा जाता है। मरुस्थल के अंतर्गत दो पर्वत पाए गए हैं, उनके बीच में जो झीलें बन जाएंगी ना, उनको बालसन कहा जाता है। और बालू स्तूपों के मध्य जो झीलें हैं, उनको पलाया खड़ीन झीलें कहा जाता है। यहाँ पर खड़ीन कृषि होती है। तो उदाहरण इसका बालसन का उदाहरण क्या है? सांबर झील है, दो पर्वतों के बीच में, ठीक है, मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं लेकिन पर्वतों के बीच में। और उसके बाद थार का मरुस्थल है, ये भारत का अंतर्गत कितना प्रतिशत आता है? पूरे थार का मरुस्थल भारत के अंदर 85% आता है और 15% पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, ठीक है। और ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया का विस्तार यानी थार का मरुस्थल है, जो विस्तार भारत में 4 राज्यों में है, जिसमें सर्वाधिक राजस्थान के अंतर्गत आता है 62%, ठीक है, 62%, 62% राजस्थान के अंतर्गत आता है। उसके बाद गुजरात, हरियाणा और पंजाब के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गया हमारा पास उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अगली क्लास में हम अरावली पर्वतीय प्रदेश करेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए, सुझाव दीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक भी बताइए, कि और टॉपिक पर कोई क्लास लेनी है तो वो भी बताइए। आपको ये क्लास तो जो वन रिपोर्ट आई थी ना राजस्थान की, उसकी मिल जाएगी आपको जल्दी क्लास, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।